हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CWC केमिस्ट्री विद कंसेप्ट्स। आज के रिवीजन सीरीज में हम सॉलिड स्टेट चैप्टर फर्स्ट जो है NCERT बुक का उसका रिवीजन करेंगे। पार्ट फर्स्ट ये है। पार्ट सेकंड में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे जो बोर्ड एग्जाम्स में इस चैप्टर से आते हैं। आज के पार्ट में हम शॉर्ट क्वेश्चंस और डेफिनेशन टाइप क्वेश्चंस जो है वो देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए बनाया है, इसलिए क्वेश्चंस जो है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में लिखे हुए हैं ताकि दोनों बच्चों को दिक्कत नहीं आए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रीड करूंगी आपके लिए ताकि दोनों मीडियम के बच्चों को दिक्कत नहीं आए। षटकोणीय व त्रिकोणीय क्रिस्टल समुदाय में उपस्थित एकक कोशिका का नाम बताना है। नेम टाइप ऑफ यूनिट सेल दैट इज फाउंड बोथ इन हेक्सागोनल एंड ट्रायंगुलर क्रिस्टल सिस्टम। हमें पता है कि 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, तो उन 7 के 7 क्रिस्टल सिस्टम में जो है कौन से प्रकार की यूनिट सेल जो है सब में कॉमन होगी वो हमें बताना है। यूनिट सेल आपको पता है, आपने चैप्टर पढ़ रखा है, हम तो सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं कि जिस तरह से मकान को बनाने के लिए ईंट की आवश्यकता होती है, उसी तरह से एक लैटिक्स को बनाने के लिए एक यूनिट सेल की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होता है। सिंपल वाला जो है, यहाँ देखिए बता रही हूँ आपको, SCP जो होता है इस तरह से होगा। इसके जो 8 कॉर्नर्स हैं उन पे एक एक जो है एटम, मॉलिक्यूल और आयन, जिससे भी ये लैटिक्स मिलके बना है पूरा, वो प्रेजेंट होते हैं। सबसे सिंपल जो होता है वो हमारा इस तरह का स्ट्रक्चर होगा उसका। नेक्स्ट देखिए, षटकोणीय निबिड़ संकुलन में एकक कोशिका में कुल कितने कण होते हैं। नंबर ऑफ एटम्स इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो होती है उसमें यूनिट सेल में कितने मॉलिक्यूल, एटम या आयंस जिससे वो बनी हुई है वो होते हैं। इसका आंसर हमारा 6 है। विद्युत चालक, तन्य, आघात वर्धीय के गुण किस प्रकार के ठोस में पाए जाते हैं। तीनों गुण जो हैं कौन सी ठोस में हमें देखने को मिलेंगे। नेम द सॉलिड विच हैज प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टिविटी, टेंसिल स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी। आंसर इसका हो जाएगा मेटेलिक सॉलिड, धात्विक ठोस, जिससे हम पतले पतले वायर्स बना सकते हैं, पतली पतली शीट्स बना सकते हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जालक बिंदु क्या होता है। व्हाट इज लैटिक्स पॉइंट। मैंने अभी आपको सिंपल क्लोज पैकिंग का स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, दोबारा बना रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए है ये। एक यहाँ हो गया एटम में मॉलिक्यूल जिससे मिलके बनेगा, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। ये जालक बिंदु पूछ रहा है कि जालक बिंदु हम किसे कहेंगे। तो ये वाले वो पॉइंट्स हैं जहां पर एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस, जिससे ये पूरा क्रिस्टल फॉर्म होता है, लैटिक्स बनता है, वो प्रेजेंट होते हैं, उसको हम जालक बिंदु कहते हैं। इन पॉइंट्स को जहां पर ये एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम लैटिक्स पॉइंट कहते हैं। यह जालक बिंदु में अव्ययी कणों को निरूपित करता है। जहां पर अव्ययी कण हमारे प्रेजेंट होते हैं उस पॉइंट को जालक बिंदु कहते हैं। दिस पॉइंट शोज द प्लेस ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इन अ क्रिस्टल। एक क्रिस्टल में एटम, मॉलिक्यूल, आयंस जहां प्रेजेंट होंगे उसको शो करने के लिए हमें जालक बिंदु वर्ड काम में लेना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन काल की कांच की वस्तुएं दूधिया क्यों होती हैं। उनमें से साफ साफ क्लियर हमें क्यों नहीं दिखाई देता, दूध की तरह क्यों होती हैं। वह नीचे से मोटी क्यों होती हैं। व्हाई द विंडोज ऑफ ओल्ड मॉन्यूमेंट्स थिक फ्रॉम लोअर साइड एंड ट्रांसलूसेंट। जो विंडोज होती थी कांच की या कोई और सामान होता था वो ट्रांसलूसेंट और नीचे से मोटा क्यों होता है। रीजन देखिए इसका, आंशिक क्रिस्टलीकरण के कारण प्राचीन कांच दूधिया है। उसमें क्रिस्टलाइजेशन जो है पूरा नहीं हो पाता है, क्रिस्टल्स ठीक से नहीं बन पाते हैं। क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस जो बीच में ही रुक जाता है, क्रिस्टलीकरण का प्रोसेस जो है बीच में ही रुक जाता है, इसलिए वो ट्रांसलूसेंट दूधिया होते हैं। सेकंड पार्ट इसका है कि नीचे से मोटे क्यों होते हैं। हमें पता है कि कांच जो है, ग्लास जो है, एक सुपर कूल्ड अति शीतित लिक्विड है जो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करता है। अगर ये विंडो है, क्योंकि काफी सालों से, कई हजारों सालों से ये लगी हुई है, तो कांच जो है, ग्लास वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करेगा, तो यहाँ वाला हिस्सा जो हमारा थोड़ा मोटा हो जाएगा और ये वाला ऊपर वाला हमारा पतला रहेगा। दे आर ट्रांसलूसेंट बिकॉज ऑफ पार्शियल क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन पूरा नहीं हो पाता है। ग्लास इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड एंड इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ द विंडो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर का है आता है, जो निबिड़ संकुलन क्या है। व्हाट इज क्लोज पैकिंग। जैसे मैं क्रिस्टल का एग्जांपल ले रही हूँ, कोई भी क्रिस्टल आप ले सकते हैं टाइप उसका, ये उसके एक यूनिट सेल का स्ट्रक्चर है, एकक कोशिका का स्ट्रक्चर है उसका। हमें पता है कि कई तरह के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, 7 टाइप्स के होते हैं। हमने सिंपल वाला जो है हर एग्जाम्पल में लिया है, इसमें मैं सिंपल वाला ले रही हूँ। मान लीजिए इसके कोनों पर 8 जो है एटम्स, मॉलिक्यूल या आयंस प्रेजेंट हैं। अगर इन 8 जो एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस हैं उनको हम एक जगह इकट्ठा कर लेंगे तो हमारा कितना स्पेस जो है ये ऑक्यूपाई करेंगे और कितना हमारा खाली बच जाएगा। जितना स्पेस ये ऑक्यूपाई करती हैं उसको हम निबिड़ संकुलन या क्लोज पैकिंग कहते हैं।
आप सब जनरल एग्जांपल जो है ले सकते हैं। मान लीजिए आपके कमरे में कोई सामान पड़ा, आप सारा सामान एक तरफ कोने में इकट्ठा कर देंगे तो आपका वो सामान कितनी जगह घेरता है और कितनी जगह खाली बच जाती है, उससे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं निबिड़ संकुलन को। वह व्यवस्था जिसमें क्रिस्टल का अधिकतम भाग अव्यय कणों से भरा होता है उसको हम निबिड़ संकुलन क्लोज पैकिंग कहते हैं। अरेंजमेंट इन विच मैक्सिमम पार्ट ऑफ क्रिस्टल इज ऑक्युपाइड बाय कॉन्स्टिट्यूटिंग एटम्स इज कॉल्ड क्लोज पैकिंग। क्वेश्चन सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी क्रिस्टल में चतुष्फलकीय व अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या बताइए। हाउ मेनी टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट इन द क्रिस्टल। तो जितनी हमारी टेट्राहेड्रल होती हैं और कितनी हमारी अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स रिक्तियां प्रेजेंट होती हैं वो हमें बताना है। हर क्रिस्टल के लिए कंफर्म है जितने एटम मॉलिक्यूल या आयन से वो क्रिस्टल बना होगा उतनी हमारी ऑक्टाहेड्रल जो है वॉइड्स होंगी। एन जो है इसमें वो हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की नंबर है। अगर वो सीसीपी है तो जितने उसमें एटम मॉलिक्यूल होंगे उसके बराबर जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स चतुष्फलकीय रिक्तियां जो होती हैं वो हमेशा नंबर ऑफ एटम्स जिनसे वो बना हुआ है सिस्टम उसकी डबल होती है, 2n होंगी ये, जहाँ n जो है हमारे नंबर ऑफ एटम्स हैं, अणु के नंबर है जिससे वो लैटेक्स एकक कोशिका क्रिस्टल बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ZnO का क्रिस्टल जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल गर्म करने पर सफेद से पीला क्यों हो जाता है। ये देखिए, वाई ZnO क्रिस्टल टर्न्स येलो ऑन हीटिंग, उसको हीट करने पर वो येलो क्यों हो जाता है। ZnO जो होता है जब इसको हीट करते हैं तो यहाँ आपको दिख रहा होगा Zn2+ के फॉर्म में ये चेंज हो जाता है, हमारा ऑक्सीजन निकल जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है, मैं एक रफ डायग्राम बना रही हूँ, ये हमारा क्रिस्टल है Zn का, ZnO का क्रिस्टल है ये हमारा, यहाँ पे Zn2+ है, O2-, इस तरह से अरेंजमेंट है Zn आयन जिंक आयंस का और ऑक्सीजन आयंस का। जब हम इसको हीट करते हैं तब क्या होता है, देखिए जैसे हमने इसको हीट किया, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिखा रखा है यहाँ पे, हीट करते ही ये जो है बाहर चला जाता है। ये बाहर चला गया तो ये Zn जो है ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड टूट जाता है ऑक्सीजन के बाहर निकलने से, और ये Zn जो है यहाँ बीच में आ जाते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आ जाता है, अंतरकाशीय जगहों में आ जाते हैं। और जो 4 इलेक्ट्रॉन, हमने हाफ ऑक्सीजन लिखा है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर यहाँ 1 ऑक्सीजन लिखते तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी इस स्पेस में आ जाते हैं। क्योंकि हमें पता है कि क्रिस्टल जो होता है एज ए होल वो न्यूट्रल उदासीन होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है प्लस को बैलेंस करने के लिए, क्रिस्टल को उदासीन न्यूट्रल बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन जो है Zn2+ के साथ साथ वो भी यहाँ एंटर कर जाते हैं। जैसे ही हम इसको एनर्जी देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे उच्च ऊर्जा स्तरों पे चले जाते हैं, और बाद में जब ये वापस आते हैं तो हमें निकली हुई ऊर्जा जो है रंग के रूप में दिखाई दे, कलर के रूप में हमें वो दिखाई देती है। जो ऊर्जा वापस आने पे हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी, उच्च ऊर्जा स्तर से लोअर एनर्जी स्तर पे आने पे जो ऊर्जा निकलती है वो हमें कलर के फॉर्म में यहाँ दिखाई देती है। इसलिए जो है Zn का क्रिस्टल गर्म करने पर व्हाइट से येलो हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, अशुद्धि दोष का उदाहरण बताना है अपने को। अशुद्धि दोष क्या होता है। 1 एग्जाम्पल ऑफ इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप इसको टिक मार्क कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब NaCl के क्रिस्टल में हम SrCl2 मिलाते हैं तब होता क्या, वो देखिए, हमारा NaCl का क्रिस्टल है, इसमें यहाँ Na+ है, यहाँ Cl-, इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, अल्टरनेट जो है Na+ Cl- प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही हम इसकी डोपिंग करते हैं, अशुद्धि मिलाने को हम डोपिंग बोलते हैं। जब इसमें SrCl2 मिलाया जाता है, SrCl2 अशुद्धि के रूप में, इम्प्योरिटी के रूप में जब इसमें मिलाते हैं, तो क्योंकि हमें पता है कि SrCl2 में Sr जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, Na जो है वो +1 है, तो 2 Na+ जो है इस क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। जैसे ही 2 Na+ क्रिस्टल से बाहर जाते हैं, Sr2+ जो है वो इस एक Na+ की जगह पे आके बैठ जाता है, जबकि एक Na+ जो है उसकी जगह खाली बच जाती है। और अगल बगल वाले जो आयंस हैं, Na+ आयन या Cl- आयन, इस खाली स्पेस को ऑक्युपाई करने के लिए दौड़ते रहते हैं, और जिसके कारण ये गुड कंडक्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी का बन जाता है, विद्युत का सुचालक बन जाता है। क्योंकि जैसे ही स्पेस जो है वैकेंसी यहाँ क्रिएट हो जाती है, अगल बगल वाले आयंस जो है, कैटायंस और एनायंस जो है, इसको ऑक्युपाई करने के लिए उनका मूवमेंट शुरू हो जाता है, और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, अध्रुवीय आणविक ठोस में उपस्थित आकर्षण बल कौन से होते हैं। नेम द फोर्स प्रेजेंट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में किस तरह के फोर्सेस पाए जाते हैं। तो लंडन फोर्स है एग्जाम्पल इसका, क्योंकि सबसे वीक फोर्स है। और जब हम लिखेंगे इनके एग्जाम्पल्स, अध्रुवीय आणविक ठोस, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे यहाँ CO2 लिखा हुआ है, CCl4 लिखा हुआ, तो ब्रैकेट में अगर हम S नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर हम ब्रैकेट में S नहीं लिखेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि हम ठोस की बात कर रहे हैं। जहाँ ठोस की बात होती है वहाँ ब्रैकेट में एग्जाम्पल के आगे हमें S लिखना कंपल्सरी हो जाता है, नहीं तो एग्जाम्पल हमारा गलत हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, F केंद्र किसे कहते हैं। व्हाट इज F सेंटर। एक क्रिस्टल का एग्जाम्पल
लेकिन आपको बता रही हूँ कि एफ सेंटर क्या होता है। ये कोई माइनस आयन है, ये प्लस आयन है, ये माइनस है, ये प्लस है। इस तरह से अल्टरनेट प्लस और माइनस कैटायन और एनायन, anion और धनायन जो है प्रेजेंट है यहाँ पे। मान लीजिए ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट जहाँ होते हैं, धातु आधिक्य दोष जहाँ होते हैं, धातु में पता है कि पॉजिटिव होते हैं, कैटायंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है धातु। अब धातु जो है उसके एक्सेस, उसका आधिक्य कब होगा, जब माइनस वाला यहाँ से चला जाएगा बाहर, तो प्लस जो है इस क्रिस्टल में उसकी संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन जो प्लस वाला यहाँ रह जाता है और जो माइनस बाहर जाता है वो इलेक्ट्रॉन यही छोड़ देता है। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के जाएंगे दोनों वाले, ये वाला बाहर चला जाएगा या फिर ये वाला बाहर चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है अगर दो जाएंगे तो दो इलेक्ट्रॉन छोड़ जाएंगे अपने, और एक जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इस खाली जो जगह पे पड़ा रहता है, और इस खाली जगह पे, इस खाली वैकेंसी पे, खाली रिक्तिका में जिसमें इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ये एफ सेंटर कहलाता है। यहाँ पे जो है एनायन जो है, ऋणायन जो है वो बाहर निकल गया और इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ गया अपना, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है उस क्रिस्टल को एक अलग कलर देने के लिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपके लिए कि कोई क्रिस्टल जो है कलरफुल क्यों है, तो उसका आप आंसर लिख सकते हैं कि एफ सेंटर के कारण। अगर आपने इतना आंसर लिख दिया तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। आंसर देखिए इसका, इलेक्ट्रॉन युक्त केंद्र को एफ सेंटर कहते हैं। जो क्रिस्टल के रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यह ऋणायन रिक्तिका के कारण उत्पन्न होता है। ऋणायन मीन्स जो ये एनायंस है यहाँ से चले गए और खाली जगह छोड़ गए, इस खाली जगह में इलेक्ट्रॉन पड़े रहते हैं जो एफ सेंटर कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग सेंटर प्रोड्यूस्ड एज द रिजल्ट ऑफ एनायन वैकेंसी इन मेटल एक्सेस डिफेक्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ क्रिस्टल इज नोन एज एफ सेंटर। मेन जो हमें देखना है एफ सेंटर में, एक क्वेश्चन इसके ऊपर जरूर आता है, कलर वाला क्वेश्चन जो है इसको हम ध्यान से एग्जाम के लिए पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफईएस की सोने जैसी चमक का कारण बताइए। एफईएस जो है, व्हाई इट इज हैविंग शाइन लाइक गोल्ड। देखिए एफईएस में क्या होता है, जब एफईएस का क्रिस्टल जो होता है, मान लीजिए एफईएस का क्रिस्टल है, ये ग्रीन वाले जो है वो एफई हैं, और जो रेड वाले जो है, ये जो ग्रीन वाले हैं वो एफई हैं, और जो रेड वाले हैं हमारे सल्फाइड आयंस हैं। एफई जो है +2, और हमें पता है कि एक +3 फॉर्म भी होती है इसकी, और यहाँ जो है एफईएस में जो है ये +2 फॉर्म में है, ये -2 है, 2-। जब यहाँ से Fe2+ बाहर चला जाता है तो यहाँ पे दो जो है पॉजिटिव के निशान कम हो जाते हैं। दोबारा देखिए इसको, Fe2+ जो है बाहर निकल रहा है क्रिस्टल से, तो दो यहाँ पर है प्लस के निशान, पॉजिटिव साइन कम हो जाएंगे, ऐसे आप इसको देख सकते हैं। हमें पता है कि क्रिस्टल जो होता है एज ए होल न्यूट्रल होता है, इसको उदासीन बने रहना है, तो बगल वाले जो दो है, एक ये वाला और ये वाला जो है, इनकी वैलेंसी जो है Fe+3 हो जाती है, और ये वाली जगह जो है ये खाली पड़ी रहती है क्योंकि बाहर से कोई नहीं आ रहा है। Fe2+ अपनी जगह छोड़ के चला गया, तो बगल वाले जो Fe2+ हैं वो Fe3+ में कन्वर्ट हो जाते हैं क्रिस्टल को न्यूट्रल बनाए रखने के लिए। अब ये प्रोसेस जो है, अभी जरूरी क्यों, अब जो ये प्रोसेस है Fe2+ Fe3+ में कन्वर्ट होने का, ये पूरे क्रिस्टल में सर्कुलेट होता रहेगा। कभी ये वाला बन जाएगा Fe2+, कभी ये वाला बन जाएगा Fe3+। इस तरह से जो है इनकी वैलेंसी चेंज होती रहती है। इस तरह के डिफेक्ट जो है हमें उन कैटायंस में दिखाई देंगे जिनकी चेंजेबल वैलेंसी होती है, जिनकी वैलेंसी जो है चेंज होती रहती है, जिनके चेंजेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है, जैसे Fe+2 और Fe+3 दो ऑक्सीडेशन स्टेट में ये एग्जिस्ट करता है। इसलिए जब ये Fe2+ Fe3+ का फॉर्मेशन होता रहता है, 2+ से 3+, 3+ से 2+ पूरे क्रिस्टल में, तो हमें इस एक शाइन दिखाई देती है जिससे ये गोल्ड की तरह चमकता है, और इसलिए इसको मूर्खों का सोना भी कहते हैं। When Fe2+ moves away from FeS crystal in cationic vacancy defect, ये एक तरह का कैटायनिक वैकेंसी डिफेक्ट है, धनायन रिक्तिका दोष है ये एक तरह का। The Fe2+ in the crystal change, जो क्रिस्टल में बचे हुए Fe2+ आयंस हैं वो अपनी वैलेंसी को चेंज कर लेते हैं Fe3+ में, और इस चेंज होने के कारण, वैलेंसी के चेंज होने के कारण, ऑक्सीडेशन नंबर के चेंज होने के कारण जो है इसमें एक शाइनिंग होती है गोल्ड की तरह, इसलिए इसको फूल्स गोल्ड भी, मूर्खों का सोना भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और आर के बीच में संबंध लिखना है। क्रिस्टल में क्या संबंध होता है, अलग अलग टाइप के क्रिस्टल मैंने एक साथ ही लिख दिए हैं। रिलेशन बिटवीन ए जो है साइड है, आर रेडियस है, रेडियस ऑफ एटम, मॉलिक्यूल या आयन जिससे वो क्रिस्टल बना हुआ है। ए जो है साइड है, डिपेंड करती है कि आपने SCC लिया है, BCC लिया है, FCC लिया है, और 7 क्रिस्टल सिस्टम में से कौन सा क्रिस्टल सिस्टम आप ले रहे हैं। सिंपल क्लोज पैकिंग सरल घनीय में A = 2R का रिलेशन देखने को मिलता है। FCC या CCP A = 4R/√2, और BCC
में A इज इक्वल टू 4R√3 का रिलेशन हमें देखने को मिलता है। इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में जरूरी आता है, इसलिए आप इसको पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे सिमेट्रिकल जो है सममित क्रिस्टल जालक क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है? क्रिस्टल लैटिक्स कौन सा है? हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़े हैं कोर्स में, आपके 7 क्रिस्टल सिस्टम है। क्रिस्टल लैटिक्स या क्रिस्टल सिस्टम भी कह सकते हैं इसको। क्यूबिकल या क्यूबिक जो होता है क्रिस्टल सिस्टम सबसे सिमेट्रिकल होता है, क्योंकि इसमें अल्फा बीटा गामा और A B C जो साइड्स हैं वो बराबर होती हैं। अल्फा बीटा गामा जो है 90 डिग्री के बराबर होता है। आपने जब पढ़ा होगा, मैं दोबारा आपको बता देती हूँ तो आपको ध्यान में आ रहा होगा, जो एंगल होते हैं उनको हम अल्फा बीटा गामा के नाम से लिखते हैं, और जो इनकी 3 भुजाएं जो होती हैं, 3 साइड्स जो होते हैं, उनको हम A B और C के फॉर्म में लिखते हैं। अगर कोई क्रिस्टल ऐसा है जिसका अल्फा बीटा इक्वल टू गामा तीनों एंगल्स बराबर हैं और 90 डिग्री के बराबर हैं, तो वो क्यूबिकल घनीय होगा, अगर उसमें तीनों साइड भी बराबर हैं। नेक्स्ट है, सबसे अनसिमेट्रिकल असीमित क्रिस्टल जालक कौन सा है? नाम है ट्राइक्लिनिक। जब आप सल्फर पढ़ेंगे तो वहां आपको आएगा इसका एग्जाम्पल, ट्राइक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर। उसमें तीनों एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होते हैं और आपस में भी बराबर नहीं होते हैं, और तीनों साइड्स भी आपस में बराबर नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, एकंताक्ष व षटकोणियों के पैरामीटर लिखने हैं। जो क्रिस्टल टाइप्स हैं अपने, एकंताक्ष और षटकोणीय टाइप के जो क्रिस्टल जालक हैं उनके हमको पैरामीटर लिखने हैं। राइट पैरामीटर्स ऑफ मोनोक्लिनिक एंड हेक्सागोनल क्रिस्टल लैटिक्स। मोनोक्लिनिक का यहाँ लिखा हुआ है अल्फा और गामा बराबर है और इक्वल टू 90 डिग्री है। बीटा है, थर्ड एंगल जो है नॉट इक्वल टू 90 डिग्री है। A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, तीनों साइड्स जो है आपस में बराबर नहीं है, तो वो मोनोक्लिनिक का एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट है हेक्सागोनल, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है और गामा जो है एंगल, थर्ड एंगल गामा 120 के बराबर है। A इज इक्वल टू B तो है लेकिन नॉट इक्वल टू C के बराबर नहीं है। C जो है वो A और B के बराबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकुलन दक्षता या पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? एक क्रिस्टल में जो पार्ट्स उसके एटम मॉलिक्यूलर आयंस जिससे वो बना हुआ है वो ऑक्युपाई करता है, उसको हम उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं, संकुलन दक्षता कहते हैं। पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिक ऑक्युपाइड बाय कंस्टिट्यूएंटिंग एटम्स इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। नेक्स्ट है, क्रिस्टल तंत्र व ब्रेवे जालक कितने प्रकार के होते हैं? 3-4 क्वेश्चंस में मैं बार बार बता चुकी हूँ आपको। 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं और ब्रेवे लैटिक्स उन 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम से मिलकर जो बनते हैं, उनके एंगल के हिसाब से, उनके साइड्स के हिसाब से, अल्फा बीटा गामा और ABC के हिसाब से जो अलग अलग हमारे जालक बनते हैं, क्रिस्टल्स बनते हैं, वो ब्रेवे जालक, ब्रेवे लैटिक्स कहलाते हैं और ये 14 प्रकार के होते हैं, 14 टाइप्स के ये होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, एकक कोशिका के घनत्व का सूत्र लिखना है। हमें यूनिट सेल की डेंसिटी को निकालने का फॉर्मूला लिखना है। D इज इक्वल टू Z इंटू M Na इंटू A का क्यूब। A जो है उसकी साइड होती है जिसका क्यूब लिखते हैं, Na जो है एवोगैड्रोस नंबर है, Z जो है नंबर ऑफ एटम्स, वो SCP है, CCP है या FCC है, किस प्रकार का है उस पर डिपेंड करेगा। Z का नंबर क्या होता है, ये हमारा सिस्टम के टाइप पे डिपेंड करेगा, जालक तंत्र के ऊपर डिपेंड करेगा। M जो है उसका मोलार मास है, मोलार द्रव्यमान है, तो हम ये फॉर्मूला पुट करके उसका डेंसिटी निकाल सकते हैं। मेरे अगले वीडियो में आपको न्यूमेरिकल्स जो है वो देखने को मिलेंगे, जिसमें फॉर्मूला मैं काम में लूंगी। नेक्स्ट है, स्टाइकोमीतीय दोष के प्रकार लिखने हैं, टाइप ऑफ स्टाइकोमेट्री, डिफेक्ट लिखने हैं। फ्रैंकल और शॉर्टकी 2 हैं, इनके बीच में कभी कभी डिफरेंस भी पूछ लेते हैं, तो 2 डिफरेंस आप याद कर लीजिएगा इनके। नॉन स्टाइकोमीतीय दोष के प्रकार लिखने हैं, टाइप्स ऑफ नॉन स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट्स, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट इसमें आएंगे। धातु आधिक्य और धातु मेटल एक्सेस, धातु आधिक्य, धातु न्यूनता दोष, मेटल डेफिशिएंसी वाले टाइप्स जो होते हैं वो इसमें आते हैं नॉन स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, NaCl के क्रिस्टल में SrCl2 की अशुद्धि मिलाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब हम SrCl2 को NaCl के क्रिस्टल में मिला देते हैं तो क्या होता है, ये देखिए मैंने पहले भी एक क्वेश्चन डिस्कस करते हुए तो आपको बताया है। ये NaCl का क्रिस्टल जिसमें Na और Cl अल्टरनेट लगे हुए हैं, जब इसमें SrCl2 हम ऐड करते हैं, Sr की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये SrCl2 में, 2 Sr जो है इस क्रिस्टल में एंटर करते हैं और 2 NaCl जो है वो बाहर निकल जाते हैं। आप पूछ सकते हैं कि अगर एक SrCl आ रहा है तो 2 NaCl बाहर क्यों निकल रहे हैं, क्यों निकल रहे हैं, उसका रीजन देखिए। Sr2+ जो आ रहा है उसके ऊपर +2 का निशान है, Na के ऊपर, दोनों के ऊपर जो 2 Na जा रहे हैं उनके ऊपर +1 का निशान है। क्योंकि क्रिस्टल जो है एज अ होल न्यूट्रल रहता है, उदासीन रहता है, तो निशान जो है हमारे चार्ज जो है वो पूरा क्रिस्टल पे सेम रहना चाहिए, इसलिए 2 जो है NaCl बाहर जाएंगे और एक Sr2+ जो है वो इस क्रिस्टल के अंदर आए। एक Na की जगह पे तो ये Sr2+ आके बैठ जाएगा और एक Na की जगह जो है वो खाली बच जाएगी और बाकी के जो आयंस हैं इस स्पेस को ऑक्युपाई करने के लिए यहाँ वहाँ दौड़ेंगे, जिससे ये क्रिस्टल जो है गुड कंडक्टर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, नेटवर्क ठोस के उदाहरण लिखने हैं। एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क सॉलिड, ग्रेफाइट और क्वार्ट्ज, दोनों का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। ये जो है एग्जाम्पल है नेटवर्क सॉलिड्स के।
क्रिस्टली अमॉर्फस ठोस के उदाहरण लिखने हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन क्रिस्टलिन और अमॉर्फस सॉलिड्स, क्वार्ट्ज, ग्लास, रबर एंड प्लास्टिक जो है वो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। क्रिस्टलीय ठोस को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है? जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, व्हाई आर दे कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड्स? क्योंकि ये बहुत ही धीमी गति से, बहुत ही स्लो स्पीड से ये मूव करते रहते हैं, बहते रहते हैं, इसलिए इनको अतिशीतित द्रव या सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहते हैं। ये वाला एक क्वेश्चन भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी तैयार कर लेंगे। पूरे चैप्टर में जितने भी टाइप के क्रिस्टल्स हैं उनको मैंने एक चार्ट के फॉर्म में लिखा है, जो इससे आपको काफ़ी हेल्प रहेगी। फर्स्ट नंबर पे जो है BCC लिखा हुआ है, इसमें संकुलन दक्षता, पैकिंग एफिशिएंसी से कहते हैं। ये है नंबर ऑफ एटम्स, और ये है समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, उसके लिए चार्ट बनाया हुआ है। फर्स्ट है BCC में इस तरह का अगर आता है तो डायग्राम बनाएंगे, आपको बनाना होगा ऐसा डायग्राम। पैकिंग एफिशिएंसी जो है 68% है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स जिनसे ये बना हुआ काउंट करते हैं तो 2 आता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 1 जो है, एटम जो है अपनी चारों तरफ 8 अदर एटम से सराउंडेड रहता है। अगला है FCC, दोनों फेसेस पे एक एक एटम प्रेजेंट है। पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन दक्षता 74% है। नंबर ऑफ एटम्स 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। एक सिंगल एटम जो है 12 एटम से चारों तरफ से सराउंडेड रहता है। SCP सिंपल वाला है। कॉर्नर्स पे एक एक एटम से आयंस, मॉलिक्यूल्स जिनसे वो बना हुआ है वो कॉर्नर पे प्रेजेंट हैं। 52.4% इसकी पैकिंग एफिशिएंसी है। एक नंबर ऑफ एटम जो है उसमें 1 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। एक सिंगल एटम जो है 6 एटम से सराउंडेड रहता है। नेक्स्ट है CCP, 74% इसकी पैकिंग एफिशिएंसी है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। सिंगल एटम जो होता है 12 एटम से सराउंडेड रहता है। SCP है, 74% पैकिंग एफिशिएंसी, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 12 है। इस चार्ट के हेल्प से आप कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ एटम्स, पैकिंग एफिशिएंसी को याद कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए हैं चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट के, जो एग्जाम में जनरली आते हैं, आपकी समझ में आए होंगे। आप इनको अपने एग्जाम्स के लिए तैयार कर लीजिएगा। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले रिविजन वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकें। सेकेंड पार्ट में आपको न्यूमेरिकल्स जो है चैप्टर के करवाऊंगी। थैंक यू बच्चों।